प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रमोद चतुर्वेदी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुगावली। आज कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 के प्रकाश के परावर्तन के भाग 2 को लेकर आया हूँ। पहले भाग में आपने प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार और इसके अलावा जो गोलीय दर्पण के दो प्रकार, उत्तल और अवतल, और इसकी विभिन्न स्थितियाँ जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, इनके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। निश्चित ही बेसिक नॉलेज आपको इस अध्याय की मिल चुकी है। आज इस पार्ट में आपको हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के रचना के नियम। सेकंड, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, और लास्ट में अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो चलते हैं अपन गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के रचना के नियम। कल हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब के बारे में कि एक्चुअली प्रतिबिंब होता क्या है, कैसे बनता है। जब किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। फिर आपको ये भी बताया था कि जो वस्तु है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसी तरह से प्रतिबिंब भी असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना मानते हैं और असंख्य किरणें वहाँ से निकलती हैं। तो इसके जो रचना के 4 नियम हैं किसी भी प्रतिबिंब के, उन 4 नियम में किन्हीं भी 2 किरण आरेख या 2 नियमों का उपयोग करके आप रेखा चित्र बना सकते हैं। और अगले टॉपिक में जो किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा यानी अवतल और उत्तल द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण समझेंगे तो उसमें इन नियमों का आपको बहुत उपयोग होगा। प्रश्न क्या बनता है बोर्ड का, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के रचना के नियम लिखिए। पहला नियम हम देखते हैं। ये मान लो आपका गोलीय दर्पण का एक पार्ट हो गया अवतल दर्पण, और ये इसको भी लेके मैं आपको साथ में समझा रहा हूँ। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, और ये मान लो यहाँ फोकस है और ये उसका वक्रता केंद्र। अब नियम नंबर 1 कहता है कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, उसके फोकस से होकर जाती है। समझ में आया बात। ये क्या होगा, ध्रुव हो गया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और पीसी क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर ये क्या होगा, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसी तरह से यदि बात उत्तल दर्पण की करें तो अब इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो आपतित वही हो रही है, कहाँ से हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। कल भी हमने आपको बताया था कि जो किरण मुख्य अक्ष के आपतित होगी समांतर, अब इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, बस ये शब्द देना है। उत्तल दर्पण के जितने भी आपके नियम में प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। उसमें आती हुई प्रतीत हमें करना है फोकस से, इसमें क्या कहेंगे, फोकस से होकर जाती है। ये हो गया नियम नंबर 1। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 है, ये फिर एक बार अवतल दर्पण बना लें अपन। यहाँ उत्तल दर्पण हमने बना लिया, लिख लें यहाँ अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। दोनों दर्पणों से एक साथ में आपको एक एक नियम समझाते जाऊंगा। अब इसमें नियम नंबर 2 हम देखें, ये फोकस, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र की दिशा में, ये वक्रता केंद्र है, इसकी दिशा में जो किरण आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, उसी दिशा से यानी उसी मार्ग से यानी वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। नियम नंबर 2 क्या होगा कि जो किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी इसी अवतल दर्पण में तो वो उसी दिशा से वापस लौट जाती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण में हम देखते हैं कि ये वक्रता केंद्र हो गया, इसकी डायरेक्शन में लें
इसमें क्या शब्द देना है कि वक्ता केंद्र से लौटती हुई प्रतीत होगी। शब्दों का थोड़ा सा फर्क है। जब आभासी प्रतिबिंब जहाँ बनेंगे वहाँ में प्रतीत शब्द लाना है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अपन को सीधा लौटती हुई जाएगी, इसमें लौटती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से? वक्ता केंद्र से। दोनों नियम आपके तैयार हुए। अब आते हैं नियम नंबर 3 पर। तो हम इसी को भी बदल सकते हैं, जो आपने पहला नियम पढ़ा है, इसी को भी आप केवल दिशा आपको बदलना है, तो जिससे आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, केवल हम इसकी दिशा बदल दें। जो भी हमने ये दिशा ली थी, अब ये दिशा हमें करना है कि जो किरण फोकस की दिशा में आपतित होगी, अब यहाँ से ले लें किरण, कि जो किरण फोकस की दिशा में आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला नियम क्या था कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। अब उसको उल्टा कर दो, नियम नंबर 3 हो जाएगा कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे ही हम केवल यहाँ हमें दिशा बदलना है, तो ये तीसरा नियम आपका हो जाएगा कि जो किरण फोकस की दिशा में आपतित होगी, इसमें भी फोकस की दिशा में आपतित होती हुई प्रतीत होगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्लियर हुआ? 3 नियम आपको तैयार हुए। अब चौथा नियम आप देखें, नियम नंबर 4। ये पॉलिश आपको जरूर करना है। जैसे परावर्तक सतह आपको ये दबी हुई दिखेगी तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ आपने पॉलिश कर दी तो परावर्तक सतह क्या हुई, देखो उठी हुई हो गई। सभी में ये ध्रुव आ गया, केंद्र बिंदु इसका, यहाँ फोकस हो जाएगा, ये वक्ता केंद्र हो गया। अब जो तिर्यक होगी उसके ध्रुव की दिशा में, चूंकि ध्रुव केंद्रीय बिंदु है इसका परावर्तक सतह का, तो वो जो तिर्यक होगी वो तिर्यक ही निकल जाएगी, यानी परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई जाएगी। यदि तिर्यक दिशा में उसके ध्रुव की दिशा में आपतित होगी तो वो क्या होगी, उससे तिर्यक निकल जाएगी। तो ये दोनों कोण जो बनेंगे, ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ये नियम नंबर 4 होगा। ऐसे ही अपन यहाँ भी ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ ले सकते हो आप, बिल्कुल सेम है, केवल अपने लिए ये अवतल दर्पण दिखाना है, ये उत्तल दर्पण दिखाना है। तो इसमें भी वही ध्रुव की दिशा में जो आपतित होगी तिर्यक, वो तिर्यक क्या होगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। नियम है ये दोनों कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें भी आप चाहो तो बना सकते थे, ये कर दो तो ये आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, और इससे हमें मिलाएंगे ये अभिलंब हो जाएगा। तो ये चारों नियम आपको मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। इसमें दोनों दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों से आपको परिचित कराएंगे। और ये प्रश्न भी पेपर में बनते हैं, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकार बताइए। इसी तरह से जो आपको स्थिति ये दिखाई दे रही हैं, इसकी 6 स्थिति होती हैं अवतल दर्पण की। 3 स्थिति हैं जबकि वस्तु अनंत पर हो, दूसरी आप देख रहे हो जब वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र के मध्य हो, और तीसरी है जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो। इसके बाद 3 स्थिति इसकी और आएंगी। तो पहली स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु कहाँ हो, अनंत। अनंत पर मान लो ये हम वस्तु मान लिया हमने कि ये वस्तु रखी है, और अनंत आकाश से जो किरणें आ रही, तो ये मान लें कि ये जो इसका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित होंगी ये किरणें, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, फोकस से। तो फोकस पर ये मिलेंगी। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इस ए बी वस्तु का, यहाँ पर। ये कौन सा बिंदु है, फोकस। तो फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, बिंदु आकार का, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब हम अनंत से आगे बढ़ते हैं। दर्पण के बारे में आपने पढ़ा है, ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र, यहाँ क्या हो गया, अनंत। अब हम अनंत से आगे बढ़ते चले जाएंगे, देखेंगे क्या स्थिति में परिवर्तन होता है, उसके आवर्धन में क्या परिवर्तन होता है। अब अनंत से कहाँ आए हम, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, यहाँ ये अनंत मान लिया। अब इस वस्तु ए बी को हमने यहाँ लिया अनंत और
वक्ता केंद्र के बीच। अब देखो नियम वही लगेंगे जो रचना के नियम आपने चारों पढ़े हैं। एक किरण हम देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये निकाल दिया। अब दूसरी किरण वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटेगी। ये बिंदु ए डैश पर यहाँ पर मिलती है। यहाँ हमने मुख्य अक्ष पर लंब खींचा तो जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा किसका होगा, वो ए बी वस्तु का होगा। अब ये कैसा ए बी बन रहा है उल्टा, लेकिन हम यहाँ आकार में देख रहे हैं इसका छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें भी वास्तविक बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, इसके बाद उल्टा और वस्तु से छोटा। अब ये प्रश्न भी आपको बोर्ड परीक्षा में कैसा पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो किसी अवतल दर्पण के सम्मुख, तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकार चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। ये अलग अलग जितनी स्थिति हैं उनके अलग अलग प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बन जाते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम स्थिति नंबर 3। अब वस्तु देखो अनंत पर थी, अनंत से हम आगे लाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब आते हैं वक्रता केंद्र पर। तो आप इस चित्र में दिखाई आपको दे रहा होगा स्पष्ट कि जैसे ही हम वक्रता केंद्र पर लाए, देखो ये वस्तु बिल्कुल उसी के बराबर यहाँ हमें दिखाई दे रही है, वहीं बन रही है वक्रता केंद्र पर। तो अब नियम वही लगेंगे, समांतर किरण आई मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकली, फोकस से, ये नियम लगा दिया हमने। दूसरा नियम हुआ एक किरण देखो फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात कहाँ निकल गई, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों किरणें किस बिंदु पर मिल रही हैं, ये मान लें ए डैश बिंदु है, फिर हमने ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष पर लंब खींचा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा इसी वक्रता केंद्र पर। ये लिखा हुआ है देखो, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर। तो 3 स्थिति में एक चीज़ आपको समझ में आई है कि जैसे ही हम दर्पण की तरफ आते जा रहे हैं वस्तु का आकार बढ़ता जा रहा है। अनंत पर थे, बिंदु आकार का था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आए तो फोकस से आगे आगे आए, तो फोकस और वक्रता केंद्र थोड़ा सा बड़ा लेकिन इससे छोटा है। अब जैसे ही हम वक्रता केंद्र पर आए तो प्रतिबिंब क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर जैसे ही लिया तो जो वस्तु का आकार था वही प्रतिबिंब का आकार। लेकिन अभी तक सारे प्रतिबिंब आप देख रहे हो कैसे बन रहे हैं, उल्टे बनेंगे और वास्तविक बनेंगे। अब आते हैं चौथी स्थिति पर। आप यहाँ देख रहे हैं जब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य, वही अवतल दर्पण, एमपीएन अवतल दर्पण हो गया, पी ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र। हम वस्तु को कहाँ ले रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आप चित्र से देख भी रहे होंगे कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब देखो बड़ा दिखाई दे रहा है। वक्रता केंद्र पर हम थे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना था, अब वस्तु से बड़ा बनता चला जाएगा। तो अब वस्तु यहाँ है, वही एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हुई, फोकस से निकल गई, दूसरी है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटेगी ये वक्रता केंद्र से। ये दोनों यहाँ ए डैश पर मिलेंगी, ए डैश से बी डैश पर ये लंब खींचेंगे तो उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, ये भी वास्तविक होगा और वक्रता केंद्र एवं अनंत के मध्य मिलेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं 5वीं स्थिति पर। अब कहाँ आ गए हम, फोकस पर। यदि हम वस्तु को फोकस पर लें, अब नियम वही चलेंगे, ये किरण समांतर ले रहे हैं, ये फोकस से निकल गई, फिर वक्रता केंद्र की डायरेक्शन में जो लेंगे दिशा में वो वापस आएगी, तो ये दोनों किरणें कहाँ जाएंगी, देखो अनंत पर मिलती हैं। तो अब अनंत पर वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। पहली स्थिति आपने जो पढ़ी थी, जब हमने वस्तु को कहाँ लिया था, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। बिल्कुल हमें उल्टा करना है। 5वीं स्थिति में जैसे ही हम वस्तु को फोकस पर लेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। तो 5वीं स्थिति में आपने एक चीज़ देखी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं और दर्पण के इसी ओर बन रहे हैं सामने। लेकिन आप जो 6वीं स्थिति देखेंगे इसकी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित है। यही स्थिति होती है जो आपको अवतल दर्पण का उपयोग, मैं आपको बता रहा था, इसके पार्ट के लास्ट में बताएंगे। जब हम सेविंग करते हैं, अपने आप प्रतिबिंब पास में देखते हैं, घर में जो अवतल दर्पण लगा होता है, तो हम अपने आप के चेहरे को इस फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो जैसे ही हम रखते हैं तो इसका बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो अवतल दर्पण का एक उपयोग आप घर में डेली लाइफ में सुबह सुबह करते हैं। हम अपना चेहरा उसमें देखते हैं या सेविंग करते हैं, जब उसको पास में रख के हम इसका आवर्धन रूप से अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बना लेते हैं। वही स्थिति इसमें बनती है कि जब वस्तु कहाँ है,
फोकस एवं ध्रुव के मध्य। ये दर्पण हो गया। अब ये फोकस है, फोकस और ये ध्रुव के बीच वस्तु है ये भी। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, ये फोकस से निकल गई। दूसरी किरण, जो चौथा नियम आपको बताया था हमने प्रतिबिंब निरूपण का, ध्रुव की दिशा में त्रियक आपतित होगी और त्रियक यहाँ से निकल जाएगी। अब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे अपन, तो यहाँ ए डैश पर ये मिलेगी, मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश, ये लंब खींचेंगे तो इस वस्तु का ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमें प्राप्त होगा। अब ये प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपने अभी 6 स्थिति पढ़ी है। अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और वक्ता केंद्र के मध्य हो, वक्ता केंद्र पर हो, वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य हो, फोकस पर हो और फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे ये भी हमें पता चल गया और हमें आना चाहिए कि प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में अलग अलग बनते हैं। 5 स्थिति जो आपने देखी उसमें वास्तविक बनेंगे और जो 6वीं स्थिति आप देख रहे हो इसमें आपको केवल आभासी मिलेगा, दर्पण के पीछे बनता है। अब आते हैं अपन अवतल दर्पण द्वारा ये प्रतिबिंब की स्थिति आपने देखी। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियों का निरूपण। तो इसमें 2 स्थिति आपको मिलेंगी। पहली स्थिति आप देख रहे हो जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो अनंत पर जब वस्तु होगी, ये नियम में आप पढ़ चुके हैं कि जब अनंत से किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर तो क्या होगा, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। ये अवतल दर्पण की स्थिति में भी आपको प्राप्त हुआ है। अंतर क्या है? ये दर्पण के पीछे बनेगा, उसमें दर्पण के आगे बना था अवतल में। कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का आभासी बनेगा, उसमें वास्तविक बनता है। सेकंड स्थिति आप देख रहे हो अनंत एवं ध्रुव के मध्य स्थित है। इस स्थिति को आप उत्तल दर्पण का जब हम उपयोग करते हैं, कहाँ पर? आप बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर, जो साइड ग्लास लगा होता है आप समझ लें वही साइड ग्लास यही है उत्तल दर्पण। तो इसका उपयोग भी आप इसी के साथ समझ लें। वस्तु कहाँ है? अनंत एवं ध्रुव के मध्य। ये ध्रुव बना हुआ है, ये अनंत है। अब डेली लाइफ में आप देखते हैं जब वाहन चलाते हैं, आप बाइक चला रहे हो, जो साइड ग्लास लगा हुआ है, जब बहुत दूर हमारे दर्पण के फोकस पर यदि कोई वाहन आ रहा है तो बहुत छोटा हमें दिखाई देगा। धीरे धीरे वो वाहन नज़दीक आता जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। जितना दूर हम इसको रखेंगे उतना क्या होगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ज्यों-ज्यों पास आते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। तो आप देखते होंगे कि जब कोई वाहन पास में से निकलता है हमारे साइड से तो एकदम से उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसलिए हम जो साइड वाहन हैं जो हमारे पास से निकलते हैं उसमें अवतल दर्पण की अपेक्षा हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि प्रतिबिंब हमें सीधा बनता है। तो ये स्थिति परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बन सकता है कि जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य स्थित हो किसी उत्तल दर्पण के सम्मुख, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं उसका आकार चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। ये आपको प्रश्न मिल सकता है। चित्र आपने बना लिया, भाई MPN उत्तल दर्पण हो गया, P ध्रुव है, फोकस, C वक्ता केंद्र, PC मुख्य अक्ष हो गया। अब ये वस्तु आप देख रहे हो ध्रुव के सामने, यहाँ ये अनंत मान लें, यहाँ रखी हुई है। नियम वही चलेंगे कि समांतर किरण आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस F से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होगी और वक्ता केंद्र से ही लौटती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें यहाँ देखो A डैश पर मिलती हैं। ये छोटा सा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। A डैश से हम यहाँ पर ये लंब खींचते हैं A डैश B डैश, जो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दिखाई दे रहा है आपको सीधा। अब चलते हैं अपन अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग पर। MP बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि हमने उपयोग आपको स्थितियों के साथ बीच में बता दिए थे, लेकिन आप इसको अलग से नोट करें। प्रश्न बनेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किस प्रकार करते हैं, किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। इसी तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में किया जाता है, या वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या ऐसा भी बन सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है।
तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। आप यहाँ देख रहे हैं पहला उपयोग हमने लिखा हुआ है टॉर्च, ये हर घर में यूज करते हैं अंधेरे में अपन। दूसरा, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। टॉर्च आपने देखी होगी, जब हम उसकी रोशनी फेंकते हैं तो दूर तक आपको उसका फोकस दिखाई देता है, तो इसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दूसरा, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में। आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं, हमारे जो घर के बड़े सदस्य हैं वो सेविंग जब करते हैं तो जो दर्पण का यूज करते हैं वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति यहाँ काम आती है, इसको ही क्यों यूज करते हैं सेविंग करने में? आपने जो छठवीं स्थिति पढ़ी है, केवल एक स्थिति है जबकि वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य जब रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो इसलिए जब हम इसको पास में लेते हैं सेविंग दर्पण के रूप में जब उपयोग करते हैं, तो जब सीधा आप लेते हो पास में, जब चेहरे को हम पास लाते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन जाता है, सीधा बनता है। तो सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो जो आपको पहले भी हमने बताया था इसके, कि जब आप कोई वाहन चलाते हैं उसके साइड में जो गिलास लगा होता है, आपने देखा होगा बस है, कार है, ट्रक है, जो भी 4 व्हीलर वाहन है या 2 व्हीलर वाहन है, 2 पहिए वाहन आपने देखे होंगे, साइड में गिलास लगे रहते हैं, तो वो होते हैं उत्तल दर्पण। अब आज परिचित आप हो गए कि उत्तल दर्पण होता है। ये भी आपने देखा होगा कि क्या काम करता है। पीछे के वाहन हमें दिखाई देते हैं, कोई व्यक्ति वाहन तरफ आ रहा है तो हम बैठे बैठे उस दर्पण से देख सकते हैं। ये एक्चुअली में उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण की जो स्थिति आपने देखी है कि जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच हम रखते हैं तो दर्पण के दूसरी ओर सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन छोटा होता है। अब वस्तु ज्यों-ज्यों पास आती है दर्पण के तो प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमेशा कैसा बनता है? सीधा। तो इसका यूज क्यों करते हैं? एक्चुअली एक तो सीधा बनता है प्रतिबिंब, दूसरा इसका जो वक्रता क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। तो जब वस्तु बहुत दूर होगी, इसके फोकस पर यदि आती है तो वो दिखाई देने लगेगी, बस छोटी सी दिखेगी। ज्यों-ज्यों वो वाहन हमारे वाहन के नज़दीक आएगा या हमारे पास आएगा तो हमें उसका आकार बड़ा दिखाई देने लगता है। तो पश्चात दृश्य यानी पीछे के वाहनों को देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके दोनों उपयोग आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब एक और प्रश्न बनता है, वो है आपके प्रश्न भी आपने समय सारणी में नोट किया होगा कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, आपको जो समय सारणी प्रदान की गई है उसमें एक प्रश्न आपको मिलेगा कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके लिए हमें वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध समझना पड़ेगा। इसका संबंध आगामी लेक्चर में आप पढ़ेंगे। F बराबर R/2, R/2, या R बराबर क्या होता है? 2F। अब R क्या है? वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको दो तरह से आप समझ सकते हो। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये आगामी कक्षाएं जो आप हायर कक्षाएं पढ़ेंगे, कक्षा 12 में विस्तार से इसका संबंध भी दिया हुआ है। अभी केवल आपको ये मिलेगा कि इसमें संबंध क्या होता है। इसमें अंकित प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अब आप सीधा समझ सकते हो। अब हमें कैसे ही अंकित प्रश्न आ जाए, आप देख रहे हो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो अब फोकस कितनी होगी? F बराबर 20/2, यानी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आधी होगी कि नहीं? अब यदि प्रश्न उसने आपको 40 सेंटीमीटर देगा तो सीधा आप समझ सकते हो हमें तो आधी करना है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दे रहा है तो 25 हो जाएगी। तो हम सामान्य मौखिक रूप से भी इसको याद कर सकते हैं कि यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 गुनी होगी, क्योंकि हम संबंध जानने लगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसी तरह से इसके जो दर्पण सूत्र और रेखिक आवर्धन,
ये आपको अगले पार्ट में हम बताएंगे, उसका भी थोड़ा आपको बता दें, जिससे कि आप जब अगला लेक्चर पढ़ें तो उसके पहले इनको तैयार कर सकें। तो दर्पण सूत्र आपको एक मिलेगा, उसको भी अपनी पुस्तक से आप नोट करेंगे। ये आपको आगामी कक्षाओं में विस्तार से है, अभी आपके लिए केवल सूत्र आपको ये मिलना है, दर्पण सूत्र। और इसके बाद रेखिक आवर्धन, ये 2 प्रश्न भी आप नोट कर सकते हैं। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और I/O, I यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वो वस्तु की लंबाई, इनको आप नोट करेंगे। इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको भी हम अगले पार्ट में इसको समझाएंगे। तो अभी आपने जो 2 लेक्चर प्रकाश के परावर्तन के अध्याय के पढ़े हैं, उस लेक्चर में मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर हुई होंगी। हम स्टार्ट जहाँ से किए थे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन के साथ उसके नियम, फिर आए थे हम परावर्तन के प्रकार पर। उसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं के बारे में आपने पढ़ा। और जो आप इस पार्ट में जो आपने पढ़ा हुआ है वो विभिन्न स्थितियाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस तरह की होती हैं। दूसरा, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके नियम कितने तरह के होते हैं, आपने अलग अलग नियम सारे पढ़े हुए। उसके बाद आपने आज उपयोग समझे हैं। तो निश्चित ही आपको परावर्तन वाला ये अध्याय 10 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।